हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित और आज के इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस इक्विवेलेंस क्लास के करेंगे। हम वो क्वेश्चंस भी आज ही करेंगे जिनमें कि हमें इक्विवेलेंस रिलेशन पता करना है। अगर आपको याद हो तो पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ वो क्वेश्चन पिक किए थे जो इक्विवेलेंस नहीं थे, मतलब या तो वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, इनमें से कोई ना कोई ऐसी कंडीशन जरूर थी जो वो फुलफिल नहीं कर रहे थे। आज के इस लेक्चर में हमने सिर्फ वही क्वेश्चंस पिक करे हैं जो इक्विवेलेंस हैं, मतलब जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों कंडीशंस को पूरा करेंगे और साथ ही साथ में एक नया टॉपिक जो कि इक्विवेलेंस क्लास का है वो भी कवर करेंगे। अगर बोर्ड के हिसाब से सोचा जाए तो बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें कि 1 मार्क्स होता है रिफ्लेक्सिव का, 1 मार्क होता है सिमेट्रिक का, 2 मार्क होता है ट्रांजिटिव का एंड 1 मार्क होता है इक्विवेलेंस क्लास पता करने का। सो टोटल इस तरीके से ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। जनरली यही आता है, ऊपर नीचे ट्रेंड्स हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है L1 इज पैरेलल टू L2। ये क्वेश्चन हमने एज अ होमवर्क में भी दिया था। अगर आपने कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं करा है तो एक बार देख सकते हैं। सबसे पहले हमें इसमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे दिखाना होता है, दोनों को L1 से रिप्लेस कर दीजिए। रिफ्लेक्सिव कैसे दिखाते हैं, मतलब पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने काउंटर देना सीखा था, इस वाले लेक्चर में हम लोग डेफिनेशन देना सीखेंगे। मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बताई थी कि अगर कोई चीज़ सही होगी तो जनरल डेफिनेशन देंगे। अब ये देखो जी कैसे बनेगा, डेफिनेशन लिख देते हैं, डेफिनेशन, और अगर कोई चीज़ गलत होगी तो उसमें काउंटर देंगे, मतलब एग्जाम्पल देंगे। गलत होगा 1 2 3 4 नंबर से डिसाइड करेंगे, सही होगा तो XY Z ABCD ऐसे डिसाइड करेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या बोलते हैं, लेट L1 बिलोंग्स टू L, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, L वो सेट है जहां से कि आपको लाइंस पिक करनी है, माने कार्टेशियन प्लेन है बेसिकली, और L1 मैंने एक रैंडम लाइन पिक करी। नाउ कैन आई से नाउ L1 इज पैरेलल टू L1। क्या ये बात हम कह सकते हैं, क्या कोई लाइन खुद के पैरेलल कही जा सकती है? बिल्कुल, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे लाइन ही एक है। आपको ये समझना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लाइंस नहीं है। जैसे जब मैं इसको पहले भी पढ़ा रहा था तब एक बार एक क्वेरी आई कि सर एक लाइन ये रही और एक दूसरी लाइन जो कि इसी के कोइंसिडेंट है, मान लीजिए 2 लाइन्स है, दोनों कोइंसिडेंट लाइन्स हैं, तो हम इनको कोइंसिडेंट बोलते हैं। पैरेलल तो बोलना ही नहीं चाहिए हमें, बिकॉज कोइंसिडेंट लाइन के तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं और पैरेलल लाइन के नो सॉल्यूशन होते हैं। तो उस सेंस में इनफाइनाइट बहुत अलग चीज़ है और कोइंसिडेंट बहुत अलग चीज़ है। बट क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 लाइंस का केस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन है। अब आप एक लाइन को खुद के चाहे कोइंसिडेंट कहिए चाहे पैरेलल कहिए, दोनों ही बातें मुझे ठीक लगती हैं, मेरे को समझ भी यही आता है। सो आई कैन से L1 L1 बिलोंग्स टू द रिलेशन। ये बिल्कुल सही चीज़ है एक। फाइन। नाउ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कैसे दिखाते हैं, सिमेट्रिक के लिए हम L1 L2 बिलोंग्स टू R बोलते हैं। लेट L1 L2 बिलोंग्स टू द रिलेशन। मैंने ये लाइन उठाई, मैंने 2 लाइन्स उठाई जो कि रिलेशन में आ रही हैं। इसका मतलब L1 L2 के पैरेलल होनी चाहिए। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो वो इस रिलेशन में आ रही है, इसका मतलब L2 भी तो L1 के पैरेलल होना चाहिए, और इसका मतलब L2 L1 बिलोंग्स टू द रिलेशन, हेंस सिमेट्रिक। बहुत सिंपल है, तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, हालांकि मैं तो सिर्फ लिखना सिखा रहा हूं और कुछ नहीं। एंड लास्ट द ट्रांजिटिव, वो भी आप ऐसे ही सोच सकते हैं। ट्रांजिटिव कैसे सोचेंगे, लेट L1 L2 बिलोंग्स टू द रिलेशन, L2 L3 बिलोंग्स टू द रिलेशन। बहुत सिंपल है, आपने 2 लाइंस L1 L2 जो कि रिलेशन में, इसका मतलब पैरेलल है, L2 L3 वो भी रिलेशन में, इसका मतलब वही पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ, L1 इज पैरेलल टू L2, और इसका मतलब क्या हुआ, L2 इज पैरेलल टू L3। इन दोनों को एक साथ देख लो बस, L1 इज पैरेलल टू L3, हेंस ट्रांजिटिव। इसका मतलब है कि L1 L3 भी किस में आएगा, रिलेशन में आएगा। बस देखिए कितनी सिंपल चीज है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सही है तो जनरल डेफिनेशन से लिख रहे हैं बस। अब पता कैसे चलता है सही है गलत है, प्रैक्टिसिंग से पता चलता है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है पूरे सिलेबस में, हद से हद 10 से 15 क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नहीं है। और मुझे लगता है तो मैक्स टू मैक्स सारी बुक्स के इधर उधर से उठा के क्वेश्चन डाले हुए हैं, इनसे ज़्यादा मुझे भी नहीं लगता है कोई क्वेश्चन बन रहा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2।
ओके ये क्वेश्चन वैसे हमने एक बार पहले कर भी लिया है मॉड में, जब ये a माइनस बी था। एक बार दोबारा से कर लेते हैं, प्रैक्टिसिंग हो जाएगी। जिसको आता है वो स्किप कर सकता है, जिसको नहीं आता है वो देख लेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कैसे दिखाते हैं? इंटीजर्स की दुनिया है, हमने कहा लेट एक एलिमेंट उठाया इंटीजर्स, देन कैन आई से कि a माइनस ए सबको a से रिप्लेस करिए, 0 है। क्या a माइनस ए 0 रखने पर, जब 0 आ रहा है तो क्या 0 इवन है? यस 0 इवन है। सो a कॉमा ए बिलोंग्स टू द रिलेशन। बहुत सिंपल है, 3-4 लाइन, हद से। रिफ्लेक्सिव तो इतना ही बड़ा है, तभी 1 नंबर का है खाली। एंड सेकंड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या बोलते हैं? लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू द रिलेशन। अगर ये रिलेशन में, इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि a माइनस बी को इवन होना पड़ेगा, तभी तो रिलेशन में आया होगा वो। भाई वो कपल, वो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में तभी आया होगा जब a माइनस बी इवन रहा होगा। चाहे a माइनस बी इवन बोलिए, चाहे b माइनस ए इवन बोलिए, इवन तो इवन ही होता है। साइन का फर्क है, उससे क्या है, इवन तो इवन ही है। हमें आंसर से मतलब नहीं है, हमें इवन से मतलब है। और इसका मतलब क्या हुआ कि b कॉमा ए बिलोंग्स टू द रिलेशन, हेंस सिमेट्रिक। चलिए बहुत सिंपल है। तीसरा, अब क्या, इसके बाद क्या है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे दिखाते हैं? ट्रांजिटिव वही लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, b कॉमा सी बिलोंग्स टू द रिलेशन। इस लाइन का क्या मतलब है? a माइनस बी इज इवन। ये इस लाइन का मतलब है। इस लाइन का मतलब क्या है? b माइनस सी इज इवन। 2 इवन नंबर को ऐड करके भी क्या मिलता है? इवन ही मिलता है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये लीजिए इज इवन। b से भी कैंसिल, a माइनस सी इज इवन। इस लाइन का मतलब क्या हो जाएगा कि a कॉमा सी तो रिलेशन में आ रहा होगा, हेंस ट्रांजिटिव। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस लिख रहे हैं। 5 मार्क्स सबसे फ्री के कोई दे सकता है तो सिर्फ वो यही एक चैप्टर है जो फ्री के 5 नंबर दे सकता है। इसमें लिखना कम से कम है, मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा है। आप दूसरे चैप्टर्स कंपैरेटिवली अगर देखेंगे, इंटीग्रेशन वगैरह है या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हैं, उनमें लिखना भी ज़्यादा है, दिमाग भी ज़्यादा लगाना है और गलती होने के चांसेस पूरे हैं। इसमें ऐसा कोई चांस नहीं है। अगर आपको टफ भी लगता है चैप्टर, आप वो 10-12 क्वेश्चन याद कर लो, बस बहुत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ए एक सेट है जिसमें इंटीजर्स हैं 0 से 12 तक एलिमेंट्स हैं। ये रहा वो रिलेशन और ये कुछ लाइन है। ओके, अभी के लिए ना इसको काट रहा हूँ, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। ये इक्विवेलेंस क्लास का है, ये अगले उसमें आएगा स्लाइड में। सबसे पहला काम है ए सेट क्या है। ये क्यों लिख रहा हूँ? ताकि मुझे ये तो पता चल जाए कम से कम एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक क्या आ रहे हैं। ये लीजिए, बस इतने एलिमेंट्स हैं इसमें, 0 से लेके 12 तक के इसमें एलिमेंट्स हैं, फाइन। और रिलेशन में कौन आएगा? रिलेशन में वो ऑर्डर्ड पेयर आएगा जो इस बात को मानेगा कि a माइनस बी क्या होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 4m, कुछ भी बोल लो, 4m होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब m कैन बी एनी नेचुरल नंबर। ओके, सो सबसे पहला काम क्या है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कैसे दिखाएंगे? रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? दोनों को a से रिप्लेस कर दीजिए। तो कैसे लिखेंगे? लेट a बिलोंग्स टू, कैपिटल है, इस बार हमारी दुनिया ये है, छोटी सी दुनिया है इस बार। लेट a बिलोंग्स टू a, देन a माइनस a मॉड में, जो कि 0 होता है, 0 मल्टीपल है 4 का, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। वैसे 0 सभी का मल्टीपल है। इस लाइन का यह सेंस बना कि a कॉमा a कहाँ पे आएगा? रिलेशन में आएगा, हेंस रिफ्लेक्सिव। बस कितना सिंपल है, 3-4 लाइन, बस सब में यही कर रहे हैं, सब में। कल हमने काउंटर ढूंढ लिए थे, आज हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, बस करना यही है। ओके, अब इसके बाद है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे दिखाएंगे? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या बोलते हैं? लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू द रिलेशन। इस लाइन का मतलब है कि मॉड a माइनस बी क्या होना चाहिए? 4 का मल्टीपल होना चाहिए, इज अ मल्टीपल ऑफ
4। मैं इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ, आप भी इसे इंग्लिश मैथ्स कैसे भी लिख सकते हैं, सब ठीक है, ये तो मॉड है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। इसका मतलब b माइनस ए भी मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा। हमें आंसर से मतलब नहीं, हमें मल्टीपल ऑफ 4 से मतलब है, आंसर तो सेम ही आएगा अभी। सो आई कैन से कि b कॉमा ए भी रिलेशन में बिलोंग करेगा, हेंस सिमेट्रिक। ये लीजिए, देखिए इससे ज़्यादा सिंपल, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा सिंपल चैप्टर नहीं है पूरी बुक में कोई भी, ईजीएस्ट है ये। एंड द लास्ट वन इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे करेंगे? लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। हम ये दोनों चीजें ठीक मानते हैं। इसका मतलब है a माइनस बी इज इक्वल टू 4m और इसका मतलब है मॉड b माइनस सी इज इक्वल टू 4n। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसे ही क्यों लिखा, लेक्चर 1 में ही मैंने ऐसे ही लिखा था, अगर आपको याद हो तो जस्ट इमेजिन करिए, मैं ऐसा लिख तो रहा हूँ, अभी समझ में आएगा भाई। a माइनस बी, ये तो मैंने पीछे वाली स्लाइड में भी लिखा था, a माइनस बी को हम ये लिख सकते हैं b माइनस सी को। m और n जो है वो नेचुरल नंबर है, क्योंकि b माइनस सी करके कुछ और आंसर आएगा, a माइनस बी करके कुछ और आएगा, लेकिन होंगे वो 4 के मल्टीपल्स ही। अब मैंने इंग्लिश में क्यों नहीं लिखा? मान लीजिए मैं इंग्लिश में लिखता, फिर मैं इन्हें ऐड करता कैसे? क्योंकि दो मॉड को, मॉड a प्लस मॉड b, क्या ये हो सकता है मॉड a प्लस b? कैन आई से दिस? ऑब्वियसली जब हमने ये चीज़ें पढ़ी ही नहीं है, जब हमने वेक्टर्स वगैरह अभी जब पढ़ा ही नहीं है, तो इसलिए क्यों बेकार में चक्कर में पढ़ना है ना। हाँ, जब आप बोर्ड में तो पढ़ के जाएंगे वेक्टर्स, तब आप कर लेना अपने हिसाब से, बट अभी के लिए मैं आपको बिल्कुल एक जो कहता ना बेसिक से बेसिक मेथड हो सकता है वो करवा रहा हूँ अभी। तो इसको आप लोग एक कदम और आगे बढ़ाएंगे, मॉड हटता है तो दूसरी साइड में क्या बनता है? प्लस माइनस। यहां से भी मॉड हटेगा तो प्लस माइनस 4n, फिर ऐड करिए इन दोनों को, प्लस b माइनस सी प्लस माइनस 4m प्लस माइनस 4n, b से भी कैंसिल, सो a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 भी मैंने कॉमन ले लिया। अब ये जो a माइनस सी है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? प्लस माइनस 4 और इसको कुछ और वेरिएबल मान लिया p, कांस्टेंट कह लो। सो प्लस माइनस वापस से इधर भेज दीजिए, ये लीजिए 4p, और इसी का मतलब क्या है? मॉड a माइनस सी, ऊपर वाले देखिए तो a कॉमा सी बिलोंग्स टू द रिलेशन, ये लीजिए बस, a कॉमा सी बिलोंग्स टू द रिलेशन, हेंस ट्रांजिटिव। इससे ज़्यादा सिंपल तो क्या ही होगा, मैं मतलब इससे ज़्यादा सिंपल क्या ही बोलूँ कि आपने देखा a माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो मैथ्स के हिसाब से ऐसे लिख दिया, यहाँ मैंने इंग्लिश से लिख दिया था, जो आप कंफर्टेबल हो। अगर आप यहाँ पे इज अ मल्टीपल ऑफ करके लिख भी दोगे, और मैंने ये शायद पहले भी ये चीज़ समझाई है, जस्ट इन केस अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा पेपर में और आपने इंग्लिश में लिख दिया है, तो आप डायरेक्टली ये लाइन लिख देना, बस डायरेक्टली काट पीट करके इज अ मल्टीपल ऑफ 4, कुछ तो मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। तो ये कर देना, मैं बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ, कर देना, बट अगर समझने के हिसाब से तो ये है जो इसका एक्चुअल तरीका है करने का, समझने का। फाइन, अब चलते हैं इक्विवेलेंस क्लास पे। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो मैंने पीछे एक जो लाइन कट करी थी वो ये लाइन थी। क्या लाइन थी? फाइंड ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। 1 से जितने भी एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं उनको लिखिए। इसका मतलब क्या है? 1 के साथ जो जो रिलेशन में आएगा, 1 के साथ, इट मीन कि अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो मैं ये लिखना चाहता हूँ कि 1 कॉमा क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, और भी बन सकते हैं 1 कॉमा ये मुझे बताना है अल्टीमेटली कि यहाँ पे क्या आएगा जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, उन्हीं को तो कहेंगे जो 1 के साथ रिलेट कर रहे हैं। बस दिस इज नोन एज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है? 1 के साथ जो जो एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं वो बता दीजिए, वो हो जाएगी 1 की इक्विवेलेंस क्लास। ऐसे 2 पूछता, 2 का, 3 पूछता, सबका सेम है, सबका। तो 1 के साथ कौन कौन रिलेट कर रहा है कैसे निकालेंगे? इतना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ये समझना, आप डायरेक्टली भी अगर देखेंगे समझ आ जाएगा। 1 के साथ वही रिलेशन बनाएगा, ध्यान से सुनना, 1 के साथ वही रिलेशन बनाएगा जो 4 का मल्टीपल बनेगा। अब आप b सोच लीजिए, बस आपका काम हो गया। ये b सोच लीजिए, ये क्या क्या हो सकता है b? क्या b 1 हो सकता है? सोचिएगा, क्या b 1 हो सकता है? बताइए। क्या b 0 हो सकता है? अगर b को 0 रखूंगा तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 1। क्या वो 4 का मल्टीपल है?
बिल्कुल भी नहीं, 1 तो 4 का बिल्कुल मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब b 1 नहीं हो सकता। तो फिर b क्या होगा सबसे कम? 1, 1 माइनस 1 0, और 0 तो सबका मल्टीपल होता ही है। क्या 2 हो सकता है? नहीं। 3 हो सकता है? नहीं। 4 हो सकता है? नहीं। तो फिर क्या होगा? 1 हो सकता है, फिर 5 होगा। 5 क्यों होगा? क्योंकि 1 माइनस 5 कितना दे देगा? 4 दे देगा, वो खुद 4 का मल्टीपल है। फिर 6 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। ओह, मैंने कहा 6 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, फिर 8, फिर 9 हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस 9 8 होता है। फिर 10 नहीं होगा, फिर 11 भी नहीं होगा, फिर 12 भी नहीं होगा। कितना सिंपल है इक्विवेलेंस क्लास। कुछ नहीं करना है, देसी भाषा में यहाँ पे 1 रख देना, मतलब जिसकी पूछी जाएगी वो रख देना, और अगले वाले को खाली छोड़ देना। यहाँ पे रख देना जिसकी निकालनी है, यहाँ पे खाली छोड़ देना। इसके हिसाब से देख लेना क्या बन रहा है। तो अभी के लिए जो लिखने का तरीका है वो कैसे बनना चाहिए? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 5 9। अब आप इस फोटो को बिल्कुल याद रख लो, ये क्या है? ये क्या कह रही है? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू वो बी, वैसे बी आने चाहिए जो a, b रिलेट कर रहे हों। देखिए कितना बढ़िया डेफिनेशन है। ऐसे a कि मैं इक्विवेलेंस क्लास बता रहा हूं, वो b आने चाहिए जो a, b रिलेशन हो। डेफिनेशन समझ में आती है? अच्छी बात है। नहीं आती है तो अपना हिसाब तो समझ में आ ही रहा है आपको। वही लिखा हुआ है, अगर मुझे a की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है तो उस सेट में b एलिमेंट्स आते हैं जो रिलेशन बना रहे होते हैं। बस इतनी सी बात है। इसमें 2 चीजें और हैं जो मुझे बतानी है। वो क्या है कि अगर मैं किसी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास लिखने लग जाऊं और उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ जाएं A1, A2, A3, मैंने बोला कि ये A1 की क्लास है, सॉरी A1 की मैंने क्लास लिखी तो उसमें ये एलिमेंट्स आए, तो अगर जो A2 की क्लास होगी उसमें भी यही एलिमेंट्स आएंगे। फिर जो A3 की क्लास होगी उसमें भी यही एलिमेंट्स आएंगे, A1, A2, A3। व्हाट डज इट मीन? अगर किसी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास आपको निकालनी है, किसी एलिमेंट की अगर इक्विवेलेंस क्लास आपको निकालनी है तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में 1 की मैंने इक्विवेलेंस क्लास निकाली थी जो कि आया था 1 5 9, तो अगर आप 5 की भी इक्विवेलेंस क्लास निकालते तो वो भी कितनी आती? 1 5 9 ही आती, इस तरीके से। और अगर 9 की निकालते तो वो कितनी आती? वो भी 1 5 9 ही आती। इसका मतलब है अगर किसी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास है तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब की भी सेम इक्विवेलेंस क्लास बनती है। इंटरेस्टिंगली जो एलिमेंट होता है वो तो उस अपने खुद की क्लास में उसे प्रेजेंट होना ही पड़ता है। जैसे 5 के लिखेंगे तो 5 का होना जरूरी है, 9 लिखेंगे 9 की होना जरूरी है, 1 लिखेंगे 1 की होना जरूरी है। मतलब इक्विवेलेंस क्लास में अगर 10-15 एलिमेंट्स हैं तो उन 10-15 एलिमेंट्स की वो सेम इक्विवेलेंस क्लास होगी। सो इक्विवेलेंस क्लास आर 100% आइडेंटिकल और 100% डिसजॉइंट। मतलब अगर मैं सोचूं कि मैं 2 की इक्विवेलेंस क्लास लिखता पिछले वाले क्वेश्चन में तो उसमें 2 आता, फिर 2 के बाद वो एलिमेंट आता जो 2 के साथ रिलेशन बना रहा था। मतलब 2 माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए था। तो सोच लो बी को क्या रखना चाहिए मेरे को? 2 तो मैंने रख दिया, तो बी को मैं 6 रख सकता हूं और 10 रख सकता हूं। देखिए ये बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब 2 6 10 की इक्विवेलेंस क्लास ये होगी बस। नाउ अब है सबसे मजेदार क्वेश्चन। अब बचे इस लेक्चर में 2 क्वेश्चंस और, एक ये और एक इसका अगला, फिर 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में है। ये रिलेशंस का एंड है बिल्कुल। इससे ज़्यादा रिलेशन के क्वेश्चंस सिलेबस में है भी नहीं और शायद आएंगे भी नहीं, बोर्ड में भी नहीं आएंगे। कुछ एमसीक्यूज रहते हैं जो कि आ सकते हैं या फिर जिनसे क्वेश्चन बन सकता है। एमसीक्यूज के लिए हमने अलग से एक लेक्चर बना रखा है, पूरा का पूरा डेडिकेटेड लेक्चर है जिसमें हम एमसीक्यूज और केस स्टडीज कवर करेंगे। तो अभी जो लेक्चर चल रहे हैं इनमें सिर्फ हम क्वेश्चन देख रहे हैं और कंसेप्ट देख रहे हैं। जब ये सारे के सारे फंक्शंस भी जब खत्म हो जाएगा देन उसके बाद हम लोग प्रॉपर लेक्चर बनाएंगे जिसमें कि हम सिर्फ एमसीक्यूज और केस स्टडीज करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन रहते हैं, दोनों के दोनों हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बस आप ये वाला अगर क्वेश्चन भी समझ लेंगे, थोड़ा अजीब लग सकता है बट अगर समझ आ जाए तो बस क्या बोले,
ये और ये इक्विवेलेंस क्लास तो छोड़ दो, यहां से यहां तक का तो छोड़ दो, अभी इसे तो बाद में देखेंगे इक्विवेलेंस का। अभी है 4 नंबर का काम, 1 नंबर का बाद में देखेंगे। अभी इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे अब वो देखिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझिए क्या है। ए एक छोटू सा सेट है, मतलब दुनिया इतनी सी है बस। जिस तरीके से अभी तक ऐसे क्वेश्चंस आते थे, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, अभी तक ऐसे क्वेश्चंस आते थे। मतलब ये ए कहां से आता था? बेचारी एक फैमिली होती थी जिसमें कुछ एलिमेंट्स होते थे, बेचारी दूसरी फैमिली होती थी जिसमें कुछ एलिमेंट्स होते थे, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता था, फिर उसके सबसेट लिखते थे, फिर रिलेशंस बनते थे। फिर हम बोलते थे अच्छा ये एक एलिमेंट है जो कि रिलेशन में आ रहा है, फिर हम चेक करते थे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, यही सारी बातें हमने करी आज तक। मतलब रिलेशन में आज तक कौन आता था? जोड़ा आता था, कपल आता था, ऑर्डर्ड पेयर आता था, राइट। लेकिन अब क्या होगा, अब वो समझिए। इसी चीज को अगर मैं ये बोलूं कि ए रिलेशन बी, तो बात तो गलत नहीं है भाई। अगर ए कॉमा बी रिलेशन में आ रहा है, इसका मतलब ए रिलेटेड है बी से, इसको बोलते हैं ए रिलेटेड टू बी, इसको बोलते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आ रहा है तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बट तब क्या होगा अगर किसी दिन मैं ये बोलने लग जाऊं सी कॉमा डी, अब इसका क्या सेंस है? इसका मतलब है कि एक कपल दूसरे के साथ रिलेटेड है, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के साथ रिलेशन बना रहा है। जबकि आज तक हमने जब भी पढ़ा है तो हमने आज तक क्या पढ़ा है? एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन। बट आज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एक ऑर्डर्ड पेयर का दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के साथ रिलेशन, बस। बाकी सब कुछ सेम है। और मैं तो ये बोलता हूँ इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन भी कोई नहीं है पूरी की पूरी बुक में। हालांकि इससे पिछले वाले क्वेश्चन तो जो भी थे, बट ये तो हद ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ये होता ही है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। कुछ नहीं करना है, बहुत छोटा सा दिमाग लगाना है खाली। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या है? लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। जो कपल होते हैं वो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आ रहे होंगे ना। ये इस लाइन को हम आज तक क्या लिखते थे? आज तक हम लिखते थे इस लाइन को, अच्छा बहुत छोटा हो जाएगा, इसको हम लिखते थे आज तक लेट ए बिलोंग्स टू आर, समथिंग लाइक दैट, लेट ए बिलोंग्स टू ए, ऐसा कुछ लिखते थे हम इसको आज तक। बट आज हमें कपल ही उठाना है। देन ए कॉमा बी, मेरा खुद का रिलेशन मुझी से, उस कपल के साथ ही रिलेशन, यही तो होता है रिफ्लेक्सिव। सेम ए कॉमा ए, तो यहाँ पे ए कॉमा बी रिलेशन ए कॉमा बी। इसका क्या मतलब होगा? इस लाइन का सेंस है पहले वाला लास्ट वाले के साथ जुड़ रहा है और दूसरे वाला तीसरे वाले के साथ जुड़ रहा है, इस रिश्ते के हिसाब से। तो इस रिश्ते के हिसाब से क्या जुड़ेगा? ए पहले वाला आखिरी वाले के साथ और दूसरे वाला इसके साथ। क्या ये लाइन बिल्कुल सही है? क्या ए प्लस बी बी प्लस ए के बराबर होता है? बिल्कुल ट्रू है, हेंस रिफ्लेक्सिव। ये लीजिए, देख लीजिए, आराम से समझ लीजिए। फाइन। नाउ अब इसको हमें क्या दिखाना है? सिमेट्रिक दिखाना है। सिमेट्रिक के लिए कैसे करेंगे? सिमेट्रिक के लिए हम करते शुरू कैसे करते हैं? लेट ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी, मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर लिखते थे जैसे पहले। इसका मतलब है लेट एक कपल का रिलेशन दूसरे कपल के साथ। देन इस लाइन का क्या मतलब था? इस लाइन का मतलब था या फिर इंप्लाइज करके लिख लो, देन मत लिखो। इंप्लाइज करके क्या बनेगा? ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ये है एक्चुअल मतलब। मुझे क्या निकालना है? सी कॉमा डी रिलेशन ए कॉमा बी, उल्टा करना है ना। तो मैं तो देखिए आज तक इसे ऐसे ही करता आया हूँ, रफ में कर लेता हूँ, जहाँ पहुँचना होता है वहीं घुमा देता हूँ। देखिए कैसे, मतलब मुझे ये चाहिए सी कॉमा डी का रिलेशन ए कॉमा बी के साथ, उल्टा करना होता है ना। ऐसे मत कर देना डी सी बी ए, ये पूरा का पूरा इधर आता है उठ के, वो पूरा वहां जाएगा उठ के। इस लाइन का क्या सेंस है? पहला आखिरी वाले के साथ और ये इसके साथ, दूसरा तीसरे के साथ। मुझे ये बनाना है, तो देखो हम कैसे बना देंगे, घुमा देंगे इसको। बी प्लस सी को इधर ले आया, ए प्लस डी को उधर भेज दिया, और बी प्लस सी की जगह सी प्लस बी लिख दिया, इसकी जगह डी प्लस ए लिख दिया। और इस लाइन का मतलब क्या है? सी कॉमा डी का रिलेशन ए कॉमा बी के साथ।
मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, रफ में मैंने करके देख लिया कि मुझे पहुंचना कहाँ तक है। इसे क्या है ना, टाइम बचता है। इसमें LHS RHS पता नहीं, ये सब नहीं करना पड़ता। आपने यहाँ से शुरू किया, इसको घुमाना है, देख लिया कहाँ तक पहुंचना है, घुमा दिया, सिस्टम बहुत आसान है ये। फाइन। अब आइए लास्ट, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे दिखाएंगे? वही सारा ड्रामा, लेट ए कॉमा बी, सारी की सारी चीजें। चलिए, लेट ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी टू सी एंड सी कॉमा डी रिलेशन ई कॉमा एफ। एक नया चीज होता है ना, ए बी बी सी, जैसे पहले करते थे। इस लाइन का मतलब क्या है? ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। और इस लाइन का क्या मतलब है? सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई। इसके बाद तो हम क्या ही करते हैं, एक ही काम कर रहे हैं हम शुरू से, जोड़ना। ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ये लीजिए, कौन कौन कट रहा है? काट दीजिए। अच्छा, इधर चला गया सब कुछ, काट दीजिए। डी सी, जो जो बचा है वो लिख लीजिए खाली। ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। ये बचा, चेक कर लीजिए क्या सही है या नहीं है। पहला आखिरी, अच्छा एफ के साथ बिल्कुल जुड़ रहा है और बी ई के साथ बिल्कुल। भाई एकदम परफेक्ट बना है, एकदम परफेक्ट। इसका मतलब क्या है? ए कॉमा बी रिलेशन ई कॉमा एफ, ए का एफ के साथ, बी का ई के साथ, 100% परफेक्ट। सो ट्रांजिटिव। ये लीजिए, इतना सा करना है बस, समझ में आ गया है ना? कुछ भी नहीं करना है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। लिखना सीखना बस, कैसे भी करके। अच्छा, ये उधर भाग गया है, इसको पकड़ के लाना पड़ेगा। ओके, अब इसमें एक छोटी सी चीज और लिखी हुई थी कि 2,5 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। इसका सेंस क्या बना पहले तो यही समझ लो, यहां कर देते हैं। इसका मतलब ये बना कि 2,5 के साथ कौन कौन रिलेटेड है वो निकालिए, कि 2,5 के साथ कौन कौन बात करेगा ये निकालिए। इसका यह मतलब हुआ कि यहाँ पे 2,5 है, यहाँ पर C, D है, एक को खाली छोड़ देना हम लोग। तो कैसे बोलेंगे कि 2,5 का रिलेशन C, D के साथ, और ये CD निकालना है बस। तो इस लाइन का क्या मतलब है रिलेशन के हिसाब से? 2 वाला D के साथ जुड़ता है और 5 वाला C के साथ जुड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि D माइनस C करने पे कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। D माइनस C करने पर अगर 3 बन गया तो इसकी क्लास में आ जाएगा, अदरवाइज एब्सेंट हो जाएगा। बस, अब देखिए कितना आसान हो गया। हमें सिर्फ अब लिखना है और कुछ नहीं करना है। तो लिखेंगे कैसे? 2,5 की इक्विवेलेंस क्लास में मैंने बताया था ना, वो तो खुद ही आएगा एक तो। अब कौन आएंगे? 2 नंबर को माइनस करके 3 आना चाहिए। सबसे पहले देखिए, 1 को पकड़िए, 1 2 नहीं होगा, 1 3 नहीं होगा, 1 4, 1 और 4 मिल गए, 1 और 4। तो 1 यहाँ पे लिखना है, 4 यहाँ पे लिखना है, क्योंकि C और D उल्टा लिखा हो ना। तो 1 और 4 क्या मैं लिख सकता हूँ? सोच के देखिए, सोच के देखिए, क्या 1,4 आएंगे? बिल्कुल आएंगे। D माइनस C करके 3 आ रहा है, तो 1,4 पहला मिल चुका है। 1,4 मिल गया तो 2,5 बिल्कुल। फिर 3 के साथ 6, फिर 4 के साथ 7, फिर 5 के साथ 8 और 6 के साथ 9। ये लीजिए, इन सब केसेस में माइनस करके 3 बन रहे हैं। देख लीजिए कितना सिंपल है, एक नंबर में आता है ये हो सकता है एक नंबर में अलग से भी आ जाए, बट अगर इसके साथ आया ना फिर तो ऑसम है। 5 नंबर कहीं नहीं गए किसी के भी, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल जैसे लिखते हैं, लेट ए, ये सब जो भी लिखते हैं, ए बिलोंग्स टू A, B, बस। आप इसको एक बार ना समझ लीजिए, याद तो करना ही है, समझ लीजिए बस एक बार। सो नाउ अब ये एक क्वेश्चन है, ओके, बिल्कुल वैसा ही है, बस इक्के दुक्के चेंजेस हैं और कुछ नहीं, सेम वही है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में n क्रॉस n है, मतलब नेचुरल नंबर की दुनिया है। A, B का रिलेशन C, D के साथ कब कहेंगे? जब ये कंडीशन फुलफिल होगी। 2015 का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सैंपल पेपर में भी देखने को मिल सकता है, आप डाउनलोड करेंगे बहुत आराम से दिख जाएगा आपको। कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले रिफ्लेक्सिव।
रिफ्लेक्सिव का मतलब लेट ए कॉमा बी, लेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू द रिलेशन, लेट क्या होना चाहिए ये चीज। बट यहां पर कैसे लिखते हैं हम, लेट ए कॉमा बी, ये एक एलिमेंट है जो कहां से हम उठाते हैं, n क्रॉस n से ये उठाया, नेचुरल नंबर की दुनिया से मैंने ये एलिमेंट उठाया। देन ए कॉमा बी का रिलेशन अगर ए कॉमा बी के साथ बनाएंगे तो हमें चेक करना है क्या ट्रू हो पाएगा नहीं हो पाएगा। देन इसका मतलब देखिए क्या लिखा हुआ है, जो पहले वाला है ध्यान से देखिएगा, जो पहले वाला है वो पहला है, आखिरी वाले के साथ गुणा हो रहा है, एडी मल्टीप्लाई हुए, बीच के दोनों जुड़ गए, सीधे राइट हैंड पे बीच के दोनों मल्टीप्लाई हो गए, बाकी दोनों जुड़ गए। बहुत सिंपल है, देखो कैसे लिख रहे हैं, जो पहला और आखिरी है वो मल्टीप्लाई हो गए, बीच के दोनों जुड़ गए, राइट साइड में बीच के दोनों मल्टीप्लाई हो गए, आखिरी दोनों जुड़ गए। क्या ए बी बी ए ये पूरी लाइंस बिल्कुल ठीक है दोनों, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, यस, सो रिफ्लेक्सिव, कुछ भी नहीं करना, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए कैसे दिखाएंगे, करना वही है बस जो पहले से इतने दिनों से करते हुए आ ही रहे हैं। सिमेट्रिक कैसे दिखाएंगे, लेट ए कॉमा बी का रिलेशन सी कॉमा डी के साथ, फाइन। इसका ये चेक कर लेगा, इसका लाइन का क्या मतलब है, ए डी बी प्लस सी, ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी, है ना। मुझे याद है, ऐसा मत सोचना कि अच्छा मेरे को कैसे पता चल रहा है, ये मेरे को याद है पहला आखिरी, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते याद हो ही गई है सारी चीज़ें। अच्छा मुझे पहुंचना कहाँ तक है, अब ये देख लो, मैंने बताया ना रफ में कर लेना, सी कॉमा डी का रिलेशन मुझे ए कॉमा बी के साथ चाहिए, तो कैसे सोच लेंगे, सी बी डी प्लस ए इज इक्वल टू डी ए सी प्लस बी, मुझे यहाँ तक पहुँचना है बस, कैसे भी करके इसको घुमाओ, जो भी करना है करो, यहाँ तक पहुँचा दो, पहुँचा देंगे बिल्कुल। लेफ्ट हैंड साइड को इधर लिख दीजिए और इसे इधर लिख लीजिए, ये लीजिए। अब इन्हें भी घुमा दो, सबको घुमा दो, मतलब ये लीजिए, और इसी लाइन को ऐसे लिख दीजिए जैसे ये लिखा हुआ है। ऑसम, देखिए कितना आसान है, इसमें गलती बताइए कहाँ है, इसमें गलती होने का चांस ही नहीं है, कहीं हो ही नहीं सकती कोई गलती इसमें। अब एट लास्ट द ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव कैसे दिखाएंगे, लेट ए कॉमा बी का रिलेशन सी कॉमा डी के साथ एंड सी कॉमा डी का रिलेशन ई कॉमा एफ के साथ, यही दिखाते हैं। इस लाइन का क्या मतलब है, ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी, ये मतलब है इसका। और इस दूसरे वाले का क्या मतलब है, सी एफ डी प्लस ई इज इक्वल टू डी ई सी प्लस एफ, ये इसका मतलब है। अब एक मिनट के लिए वेट करिए, सोचिए समझिए कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि ये कट पट जो भी होना है हो, और उसके बाद क्या बने वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रफ है। हाँ, मुझे क्या अल्टीमेटली चाहिए, ए कॉमा बी का रिलेशन मुझे ई कॉमा एफ के साथ चाहिए, और इसका क्या सेंस बनेगा, ए एफ बी प्लस ई इज इक्वल टू बी ई ए प्लस एफ, ये लेकर आइए, ये लाइन इन इससे और इससे ये लाइन लेकर आइए। एक मिनट पॉज करिए, सोचिए, करिए। आई होप आपने ये कर लिया होगा, अगर नहीं करा है तो कैसे करेंगे अब वो देख लीजिए। हम लोग जैसे जोड़ते तो है ही ना, बट अगर अभी भी हम इसको जोड़ देंगे ना, मैं बता रहा हूँ कि ये शायद तब भी हो जाएगा। हालांकि मैंने कभी इसमें इतना दिमाग ऐसे लगाया नहीं कि अच्छा इसे अगर डायरेक्टली ऐड कर देंगे तो होगा नहीं होगा, बट जो सबसे आसान तरीका मुझे लगता है वो ये हो सकता है कि b प्लस सी के नीचे बी सी भेज दीजिए और a प्लस डी अपॉन ए डी कर दीजिए, बात ही खत्म। सिमिलरली यहाँ पे भी यही रूल अपनाइए, d प्लस ई अपॉन डी ई कर दीजिए, c प्लस एफ अपॉन सी एफ कर दीजिए। ऐसा करने को फायदा क्या होगा, इन्हें अलग अलग कर लो, 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी, 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ए। इसका मतलब हुआ 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन सी।
मैंने अलग अलग कर दिया, डिनोमिनेटर्स को अलग अलग कर दिया है, तो कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अब ऐड कर दीजिए सबको, तो 1/c प्लस, पिछले वाले में भी तो हमने यही करा था, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो। ये लीजिए, इज इक्वल टू 1/d प्लस 1/a प्लस 1/f प्लस 1/c। काट दीजिए, कौन कट रहा है, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा। चलिए जी, बस अब एलसीएम ले लीजिए। अब इन्हें क्रॉस में भेज दे, देखिए ये बनाना है मुझे, ये याद रखना। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, AF B प्लस E लिख दीजिए, और यहाँ पे BE और A प्लस F लिख दीजिए। बस यही तो चाहिए था मेरे को, और इसी को ये लिख दिया दोबारा से। सो A, B रिलेशन E, F, हेंस ट्रांसिटिव। तो आज हमने रिलेशंस के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस खत्म कर लिए हैं, बट फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रहता है जो कि आपको लगता है कि टफ है या हो नहीं रहा है या लिखना नहीं आ रहा है, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, जो भी कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका आंसर द बेस्ट पॉसिबल वे में देने की। तो अब जो क्वेश्चन हमारे पास है, ओके, अब तो होमवर्क के क्वेश्चन है, आप ये बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया है, हमने प्लस वाला करा है, मल्टीप्लाई वाला करा है, ये भी उसी के जैसा ही है, सेम। देखिए लिखते कैसे हैं, सीखिए, आ सकता है बिल्कुल 5 नंबर में। ये भी ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है, वैसा ही है, इसको भी ट्राई कर सकते हैं। मैं ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये सैम्पल पेपर में बहुत आते हैं, ये वाले क्वेश्चन बोर्ड में भी आते थे, शायद आ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट सैम्पल पेपर में तो बहुत आते हैं। फाइन, तो दिस फॉर टुडे ओनली। अगर फिर भी कोई डाउट आता है आपको, या फिर कोई क्वेश्चन है जो कि थोड़ा टफ लग रहा है आपको, वो हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं। बाकी जो MCQs एंड केस स्टडी हैं, वो सारे के सारे हम एक सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे, जो कि लेक्चर नंबर 8 होगा। एंड सिमिलरली फंक्शंस के लिए भी हम उसी तरीके से एक और लेक्चर कवर करेंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उनमें अब हम फंक्शंस शुरू कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।